हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। दोनों लेक्चर हो गए थे। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन और कहां से बनते हैं। तो यहां पर क्वेश्चंस के साथ में हम उन टॉपिक को भी टच करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आओ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज 3 ओम। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि कोई सेल है, मान लीजिए कि ये सेल है आपके पास। ये सेल के पास खुद का एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, जिसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको मान लीजिए आपने आउटर सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया, जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसका जो EMF है या कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है, अब बोला गया आपसे कि इसमें मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है। 2020 का क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना कि इसमें मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर सकती है। तो आप यहां से बताएंगे करंट इज इक्वल टू होता है जो भी वोल्टेज है, तो 1.5 है डिवाइडेड बाई में ये स्मॉल r हो जाएगा और ये कैपिटल R हो जाएगा। अब यहां से देख के बताना, बाकी मैथ है आप समझते हो कि जैसे मान लीजिए हमें I को बढ़ाना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो जाहिर सी बात है इस वाले को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। और जानते हैं R प्लस R की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो R हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर्किट में अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट ना किया जाए, दोनों वायर को डायरेक्ट एक सिंगल वायर से जोड़ दिया जाए, इस तरह से सिंगल वायर से जोड़ दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, R प्लस R को R के बराबर लिख सकते हैं। तब सर्किट के अंदर जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू, एक मिनट, मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक मिनट रुकना, मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू निकल के आएगी तो 1.5 तो है ही, डिवाइडेड बाय में यहां पर हो जाएगा R कितना दिया गया है, 3 ओम, तो ये हो जाएगा 15, और इसको आप लिख देंगे 30, तो ये हो जाएगा 0.2। क्या बनेगा, 15 दूना 30, 0.5, इतनी एम्पियर की करंट बन जाएगी। 1/2 बनेगा, 15 2 30 2 5 10, तो 0.5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो हो सकती है। जहां पर की पॉइंट आप लिख लीजिए, कि किसी सेल का E आपको दिया गया, स्मॉल r दिया गया हो। E का मतलब उसका EMF, ठीक है, और R का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको दिया गया हो, तो इसमें जो I मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, लिख लीजिए E डिवाइडेड बाय में स्मॉल r फ्लो करती है। ये हो गया की पॉइंट, आपको जस्ट याद रखना है। चलो, पहला पॉइंट लिख लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में कहा है इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 3 टाइम्स। कह रहे हैं कोई वायर है, ये मान लो वायर खींच के 3 गुनी कर दी जाए इसकी लंबाई, इनिशियल लंबाई की, तो कहे नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले यहां पर आओ, की पॉइंट लिखो, किसमें कौन सा की पॉइंट लग रहा है। तो याद होगा की पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पूरा डेरिवेशन था कि जो R नया वाला होता है, न्यू वाला R होता है, वो होता है n² टाइम्स R ओल्ड। याद होगा कि जब मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को मान लीजिए आपने n गुना कर दिया है, तो अगर लेंथ को n गुना करेंगे, ये क्या है, लेंथ है, उसको आपने क्या कर दिया है, n टाइम्स अगर कर दिया है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है n² टाइम्स हो जाता है। तो बस खत्म, R नया इज इक्वल टू में n² R ओल्ड लिख दीजिए। ठीक है, ओल्ड लिख दीजिए। n² कितने टाइम्स किया गया, 3 गुना किया गया, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। R ओल्ड कितना है तो पता नहीं, तो R है, मान लेते हैं R ओल्ड, तो यहां पर 9R हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए R था, तो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा 9R, 9 गुना हो जाएगा, 3 गुना लेंथ बढ़ाएंगे तो आप। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सुनना ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस R दिया गया है, और इसको काट दिया गया 4 बराबर भाग में, जैसा। तो बताइए हर एक का रेजिस्टेंस कितना आएगा, बराबर बराबर काटा आपने, तो कहेंगे ये आ जाएगा R/4, ये भी आ जाएगा R/4, बराबर बराबर बटेगा R/4। चलो 4 वायर हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, दीज पार्ट्स आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल। कह रहे हैं इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया,
और इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, कह रहे हैं इनको पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये ऐसे जोड़े गए, ये इस तरह से जोड़ दिए गए, ठीक है ऐसे। तो ये देखो r/4, ये r/4, ये r/4, ये r/4 जोड़ दिए गए। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सही 1/r होता है। इन्होंने कहा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो r डैश, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r। तो कहेंगे आप r/4 प्लस 1/r/4 प्लस 1/r/4 प्लस 1/r/4। तो देखो सब में 4 ऊपर चला जाएगा, r सब में एलसीएम आ जाएगा, तो जोड़ लो 4 4 8 4 12 4 16, तो 16 हो जाएगा। यहां बन जाएगा 1/r डैश। पूछा क्या है इन्होंने, r डैश, तो r डैश को उधर ले जाओ। तो एक काम करते हैं, r डैश को इधर ले आते हैं दाहिनी तरफ और डिवाइडेड बाई में r यहीं रहने देते हैं। यहां पर बन जाएगा 1/16, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, कर सकते हैं आप। याद रखिए जब कभी भी सेम रेजिस्टेंस लगे हों, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसा, दूसरा एक ऐसा, तीसरा एक ऐसा लगा है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, डॉट 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 एन तक लगे हैं, तो इसका आर जो इक्विवेलेंट लिखा जाता है पैरेलल का, आप ऐसे लिख दिया करिए r/n डायरेक्ट। तो यहां पर देखिए r/4 सबका था और 4 थे, तो डिवाइडेड बाई में 4, ये हो गया r इक्विवेलेंट पैरेलल का, जिसको r डैश लिखा गया है। तो यहां से आप बताएंगे r/16 इज इक्वल टू में r डैश हो गया, तो r डैश बाई r की वैल्यू 1/16 टाइम्स निकल के आएगी। कितना अच्छा है, कितना आसान है। अगर आपसे बताया जाए कि एक ये रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है, और कहा जाए कि इनका पैरेलल में निकालो, तो क्या करना, आप R1 R2 कर देना, डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 कर देना, ये आ जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट। देखो कितने सारे फार्मूले निकल के आ रहे हैं, पर तभी जब आपको सिंगल वाला फार्मूला याद होगा। सिंपल फार्मूले याद होंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहां पर A है और इधर कहीं पर B दिया गया है। इन्होंने कहा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ फॉलोइंग सर्किट के अंदर। तो अभी देखा कि अगर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हैं और पैरेलल में लगे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस बाई जितने लगे हैं वो, तो डिवाइडेड बाई में 2 कर दो। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप प्रॉपर लगाना चाहते हैं, तो लगा दीजिए। इन दोनों का आप पहले निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में लगे हैं तो आप कहेंगे 1/r, अगर मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 2/1, होगा कि नहीं। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये 1/2 हो गया, तो आप यहां कहेंगे A कनेक्ट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 1/2 ओम का, और सामने एक रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। 0.5 ओम का मतलब समझते हो, आधा ही ओम तो होता है। तो ये B हो गया, ये A हो गया। अब देखो दोनों कैसे आ गए, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे बिटवीन A एंड B, तो आप बताएंगे यहां से आधा आधा होता है 1, तो 1 ओम आ जाएगा। कितना आसान है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज में है या पैरेलल है, उसके बाद में आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। वैसे इसको आप ऐसे कह देते 1 और 1 पैरेलल में लगे हैं, 2 है ना, तो 1/2 डायरेक्ट हो गया 1/2। और यहां पर भी देखो ये क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू में 1 ओम डायरेक्ट निकल जाएगा। इनके लिए पेन उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी पेपर में लिखने के लिए पेन तो उठाना ही पड़ेगा। आगे देखो, कह रहे हैं n कंडक्टर्स, यहां पर डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा। कह रहे हैं n कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो n कंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज 4 ओम, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। तो देखो यहां पर क्या है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहां पर nth रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया, इस तरह से कनेक्ट है। ये क्या है, 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ऐसा आएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये nth है, n तक, ठीक है, n तक कनेक्ट किया गया। आपसे कहा गया A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो वैसे तो आप की पॉइंट जो पढ़ा उससे तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि हम इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय में जितने लगे हैं वो, तो कहेंगे 4, इतना आ जाएगा। 4 क्यों, n है, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा 4/n ओम, इतना आएगा। लेकिन फिर भी चलो आप ये भूल गए किसी तरह से, तो यहां पर डायरेक्ट आप लगाएंगे, कहेंगे 1/r
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/4 प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक, n तक। तो अगर n तक आप इसे लिखेंगे तो कहेंगे 4 तो हो गया एलसीएम, यहां पर बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n तक लिखना है हमें। तो क्या होगा, एक को n बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 इंटू n टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 4, तो यहां पर हो जाएगा n/4, और ये क्या है तो कहोगे आप 1/r इक्विवेलेंट है। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो कहोगे r/n आएगी, और r की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 4 है, तो 4/n आंसर आ गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट लगाना चाहें या फिर इधर पूरा डिटेल जा सकते हैं। आगे आओ, कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम, 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसे लिख दो, एक है, दूसरा है और तीसरा है। ये कितना है, 2 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन सर्किट, इसमें करंट कितनी जा रही, 2 एम्पियर की करंट, तो सब में 2 एम्पियर ही जाएगी क्योंकि सीरीज में करंट इज सेम होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस विल बी, सब में कह रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप बताओ, तो बता दो। यहां का वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं V1, तो आप कहेंगे I इंटू R1, तो आप कहेंगे 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 4 वोल्ट। यहां का वोल्टेज आप लिखना चाहें V2 इज इक्वल टू, तो कहेंगे 4 और 2, तो I इंटू में R, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। यहां से आप कहें V3 है, तो आप कहेंगे इसमें करंट 2 है और इसमें रेजिस्टेंस कितना 6 है, तो कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। तो सब में जो ड्रॉप होगा वो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। बस IR लगाना था। इस बार भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले 2012 में भी पूछा गया था, ये इस तरह का हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक था वो। अगला क्वेश्चन आओ पढ़ो, कह रहे हैं इफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, इज ट्रिपल्ड, कह रहे हैं कि 3 गुना कर दी गई, 3 टाइम्स, करंट को 3 टाइम्स कर दिया गया, तो कह रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड कितने टाइम्स हो जाएगी। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो करंट लिखी जाती, जो हीट लिखी जाती, वो होती I²R इंटू टी। ठीक है, तो पहले ऐसा था, तो 1 1 1 1 क्या मतलब क्या है, बस ऐसे लिखा रहने दो। अब मान लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड H' हो गई, तो आप कहेंगे I कितना हो गया, 3 टाइम्स, तो 3I लिख दो यहां पर, R बदला नहीं, टाइम वही है, तो यहां से H' इज इक्वल टू क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा I²R इंटू टी, तो ये 9 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो H के बराबर, तो यहां हो जाएगा 9H। इसका मतलब है कि पहले अगर H हीट प्रोड्यूस्ड हो रही थी, तो अब 9H हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू आपने 3 गुना किया है, तो हीट प्रोड्यूस 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हीट। आप अगर इस तरह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यूज करते, कहते थे ऐसा होता है, यहां लिख देते H1/H2 और इसे आप लिख देते I1/I2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाता H और इसको लिख देते आप H2, यहां पर हो जाता करंट पहले थी I और अब करंट हो गई 3I। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, I हो गया कैंसिल, तो 1/9 बचा, 9 को इधर मल्टीप्लाई करा दी, तो 9H इज इक्वल टू में क्या आ जाता, H2 आ जाता। तो चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे इस तरह से कर लें, आपकी चॉइस है, आप किस तरह से फार्मूलों को इतना बेहतर समझ पाए हैं उनके बिहाफ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी जो चल रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव भी आएंगे। इफ अ बल्ब, रेटिंग दे रखी है, बल्ब की रेटिंग, अभी समझते हैं बल्ब की रेटिंग क्या होती है। इन्होंने कहा है 200 वोल्ट है और उसकी पावर दे रखी है 100 वाट। ठीक है, यूज्ड किया जा रहा है वो तो बाद में देखेंगे। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी बल्ब के ऊपर लिखा है 200 वोल्ट और 100 वाट, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसको हम बोलते हैं रेटिंग। और इससे हम निकाल क्या सकते हैं किसके लिए रेटिंग दी जाती है, तो बिल्कुल सही, ये रेटिंग दी जाती है रेजिस्टेंस के लिए। चलो आप रेजिस्टेंस बताओ इसका क्या होगा, तो कहेंगे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू में V²/R, PV/IR में इंटर रिलेशन यही था। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि V का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 200 इंटू में 200 इंटू में आप लिखेंगे 200 और डिवाइडेड बाई में R की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है, हम यहां से लिख रहे थे, हमें चाहिए P इज इक्वल टू में V²/R, तो यहां से R की वैल्यू आएगी V²/P, P की वैल्यू कितनी है 100।
देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये 100 आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, देखो 100 का 1 मिनट, ये क्या लिख दिया, 100 का 2 गुना चला गया, तो ये आ गया 400 ओम इसका रेजिस्टेंस। तो रेटिंग से हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इन्होंने कहा ये बल्ब है, यही वाला बल्ब है, तो बल्ब का सिंबल अभी देखा कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है, और यहां पर वोल्टेज जो लगाया गया इस बार, तो वोल्टेज की सप्लाई दी गई 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट वोल्टेज लगाया गया। इसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, तो वो तो बदलने वाला नहीं है। अब कह रहे हैं कि बताओ देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ बल्ब। अब पावर क्या होगी, तो कहेंगे पावर लिखने में क्या जाता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाएंगे तो पहले करंट बताओ, करंट क्या होगी, वोल्टेज जो कि है 100 डिवाइडेड बाय में यहां होगा 400, तो ये आ जाएगा 1/4 एम्पियर। ठीक, सुनना अब अगर हम पावर लिखें तो पावर होती है I स्क्वायर इंटू में R। I स्क्वायर का मतलब 1/16, 1/4 का मतलब 1/16, और यहां पर R की वैल्यू क्या है, तो R की वैल्यू कितनी है 400, तो यहां से करेंगे 4 4 16, 4 1 ऐसा, और ये आ जाएगा 25 चौक 100, 25 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। तो जब भी कभी रेटिंग दी जाए बल्ब की तो वो रेजिस्टेंस बताने के काम में आ रही है, और रेजिस्टेंस जैसे ही आप बता लेंगे उसके बाद में जो भी आप पूछा जाएगा ओम्स लॉ लगा के आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हीटर इज 0.5 किलोवाट। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर इस बार दे रखी कितनी, 0.5 किलोवाट है, तो पावर को लिख लेते हैं 0.5 किलो, किलो का मतलब 1000 और वाट, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 500 वाट पावर हो गई। यूज किया जा रहा है तो टी की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है। 20 मिनट बोला जाए तो क्या होगा, 20 × 60 सेकेंड। बढ़िया। कह रहे हैं हीट जनरेट कितनी होगी वो बताओ, तो हीट जनरेट का फार्मूला क्या होता है, बोलो। हीट जनरेट लिखी जाती है खुद W के बराबर, ठीक है, और पावर का जो फार्मूला लिखा गया वो किसके बराबर लिखा गया, W डिवाइडेड बाई में T के बराबर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ठीक है। और यहां पर जो वर्क डन होता है वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो H/T लिख सकते हैं। तो H की वैल्यू यहां पर P × T आएगी। P की वैल्यू कितनी है, 500 है, और T कितना आ गया है 20, और ये आ गया है 60। तो बता दो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो 60 ये आ गया, और 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 0 ये हो गए। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, हीट आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 6 × 10⁵ जूल के बराबर, इतनी आ जाएगी। तो सिंपल है, जो भी दिया गया वो लिख दो, उसके बाद देखो कि कौन सा फार्मूला उसमें फिट हो रहा है और सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहां पर पावर जो लिखी जाती थी W डिवाइडेड बाई में T लिखी जाती थी, और कॉन्सेप्ट ये था जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। तो सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक, अगला है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है पावर ऑफ, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, दोनों 220 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विल बी, इनके फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा। तो अब समझो, यहां से देखिए बल्ब ये है, ये बल्ब है, इसको कनेक्ट किया गया कितने से, 220 वोल्ट से, और इसकी पावर दे रखी कितनी है आपको, 100 वाट। पहले की कितनी है, 100 वाट है। और दूसरे की पावर की बात करें तो दूसरे की पावर दे रखी है आपको 200 वाट, और इसको भी उसी से कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से। इन्होंने कहा इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R1 है, और इसका R2। तो इन्होंने कहा है रेशियो बताओ फिलामेंट के रेजिस्टेंस का। तो यहां से आप लिखेंगे R, तो फार्मूला क्या था, P = में V²/R, R = V²/P। तो V²/P लिखेंगे आप, तो V² का मतलब हो जाएगा 220 और डिवाइडेड बाई में हो जाएगी पावर, तो 100 हो जाएगी। 2 0 यहां से कैंसिल करवा दो, तो ये हो जाएगा 484, ठीक है, ओम। ये हो गया R1। R2 निकाला जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे R2 = लिखा जाएगा V², तो ये हो जाएगा 220 × 220 और डिवाइडेड बाई में यहां हो जाएगा 200, ठीक है।
तो यहां से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहां पर आ जाएगा 484 और डिवाइडेड बाई में 2 आएगा, इतना ओम हो गया। इन्होंने कहा चलो इसका रेशियो बता दो, तो कहोगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू होगा 484 और यहां पर हो जाएगा 484 डिवाइडेड बाई में 2, तो 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो इनका रेशियो निकल के आएगा 2:1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई नया इशू नहीं है। पहले आप एक का रेजिस्टेंस निकालिए, फिर दूसरे का निकालिए, फिर उन्होंने कहा दोनों को डिवाइड कर दिए, दो जो भी रेशियो आएगा वो आप लिख देंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं। कह रहे हैं देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन, जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, ठीक है, किसी कंडक्टर में। तो अब चार्ज लिखने की बारी आई, तो चार्ज प्लस माइनस में लिखते थे, तो आप कहेंगे ज्यादा है तो माइनस लगा लो। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 5, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा जाएगा। तो इन्होंने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड इट्स नेचर। नेचर तो होगा निगेटिव, क्योंकि जब ज्यादा होंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा। और कितना होगा? तो 16 5 80, तो ये हो जाएगा -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये 80 बनेगा तो आप इसे लिखेंगे 8.0, तो उसको हम लगभग में 8 लिख देंगे। ठीक, 8.0 का मतलब 8 है। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पहले आप फार्मूला लगाओ आई का फार्मूला लगाएंगे आप NE/T वाला, क्यू की वैल्यू NE होती है ना, तो Q अपॉन T, तो NE/T लगा दिया। पर सेकंड फ्लो होने वाले नंबर ऑफ कंडक्टर, तो यहां T की वैल्यू 1 हो गई, तो N इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? I इंटू में T और डिवाइडेड बाई में यहां आ जाएगा E। तो चलो बोलो, करंट की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर पर सेकंड का मतलब 1, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब यहां से अगर बात करें तो ये तो 10 तो ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻, ये बन जाता है 18। ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं इसे कि क्या होगा। ये एक मिनट, डिवाइड कर देते हैं एक बार। 1 डिवाइडेड बाई में 1.6, तो ये आता है 0.625 इंटू में 10⁻⁻19। ठीक, इधर भेज देते हैं, इधर हम इसे, ये ऐसा ही है तो है, हाँ 19 है तो ऊपर चला गया, 19 हो गया। और यहां पर क्या है? 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसे, तो 6.25 इंटू में 10⁻19 हो जाएगा, ये 19 प्लस का 19 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास कर रहे होंगे, इसको हटा सकते हैं आप, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उसे क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, याद रखना इसे। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन विच करंट इज दिस फॉर 10 मिनट। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू में T होता है। करंट की वैल्यू बोलें तो 0.5 है, समय कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है, तो कहेंगे मिनट में वैल्यू नहीं रखी जाती, तो 60 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, इसका पॉइंट हट जाएगा, इसका एक पॉइंट खत्म हो जाएगा 0, 5 6 30, ये हो जाएगा 300 कूलम, और कुछ भी दिया नहीं है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, आई हो गया इतना और ये इतना हो गया, या ऐसे लिख देते 600 डिवाइडेड बाई में 2, 300 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 22 में पूछा गया है, कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A इज 10 ओम। तो आप बताएंगे कि जो R लिखा जाएगा पहले है, तो इसे लिखेंगे रो L/A, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कितना है? 10, तो आप कहेंगे ये है 10 इज इक्वल टू में रो L/A। इसको आप यहीं छोड़ दीजिए समीकरण 1 लिख करके, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहे हैं फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। इसका मतलब रो सेम है। रो क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। लेंथ दे रखी है, तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, रो हो गया, लेंथ कितनी है? तो लेंथ दे रखी है L/3 और डिवाइडेड बाय में यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A। फार्मूला लगता है ना, R इज इक्वल टू में रो L/A, याद होगा फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसे डिराइव किया था। तो रो तो ठीक है, ये 3 और 3 ये बन जाएंगे 9, तो इनको लिख देते हैं 9, इधर लिख दो, 1/9 को बाहर निकाल लो, यहां हो जाएगा रो L/A। चलो बढ़िया है। एक काम करते हैं, ये 1/9 तो अच्छा लग रहा है, रो L/A अच्छा नहीं लग रहा है, तो रो L/A की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अब कर लेना, 1 बच जाएगा, तो 1.1 ओम के करीब चला जाएगा।
ठीक है, कुछ अलग नहीं, बढ़िया है। L/3 339 बन जाएगा, ये 10 है तो 10/9 हो जाएगा। आगे आओ, आगे है इफ 10 ओम 20 ohm and 30 ohm resistors are added in parallel and series, calculate equivalent resistance। तो पहला पॉइंट देखो, जब ये पैरेलल में ऐड किए जाएंगे तो कहेंगे आप पैरेलल में जब ऐड किए जाते हैं तो इनको उल्टा करके जोड़ा जाता है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम बोल दो, 1/R इक्विवेलेंट तो चलेगा ही इधर, तो ये बन जाएगा 60। देखो तो कहेंगे 10 6 20 3 और 3 2, तो देखो 6 2 8 नहीं 6 2 8 3 11, हाँ 11 और डिवाइडेड बाय में यहाँ 60 बन जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा 60 डिवाइडेड बाय में 11 ओम। एक बार चेक कर लो, 60 आएगा एलसीएम, तो ये हो गया 6 20 3 60 और 30 दून 60, 3 2 5 6 5 11, ठीक है इतना आ गया। दूसरा बी पॉइंट, सीरीज में अगर जोड़ा जाए तो सीरीज में जोड़ना क्या है, आर इक्विवेलेंट बराबर सबको जोड़ लो, तो 10 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, 30 20 50 10 60, ये 60 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड हो गया। कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स इन सीरीज, ये स्टार लगा के लिखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आएगा तो जैसे बता रहे हैं आप उस तरह से करना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से बच जाएंगे। कैसे, इन्होंने कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर, तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2, तो कहा है सीरीज में है, तो सीरीज में है इसका मतलब R1 प्लस R2 ही तो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होगा 25 ओम के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या है, कह रहे हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इनका रेजिस्टेंस हो जाता है 4 ओम के बराबर। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस का फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखा जाता है। ये किसके बराबर दिया गया 4 के, तो यहां से देखिए आप R1 और R2 की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स R1 प्लस R2। अब अगर हम आपसे बात करें 4 है, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 25 है, तो ये हो गया 100, तो आप यहां से बताएंगे R1 इंटू में R2 की वैल्यू आ गई 100। भी आप 100 लिख दीजिए, सेकंड इक्वेशन बना दीजिए। जब भी कभी दो अननोन क्वांटिटी का सम और उनका प्रोडक्ट दिया गया हो तो आप फार्मूला ये लगाया करो, R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू में R2। रख दो चलो वैल्यू, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर 25, 25 का मतलब 625 और माइनस 4 और R1 इंटू R2 ये 100 हो जाएगा। तो देखो यहां पर 625 हो गया, यहां पर हो गया 400, आई थिंक ये आ गया 225 और यहां पर हो गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम पूछें R1 माइनस R2 कितना आएगा, तो निगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो पॉजिटिव आएगी, तो यहां पर आप लिखेंगे 15 15 225 होता है, हो गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अब एक काम कर दीजिए, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दीजिए, तो वहां पर देखो R1 प्लस R2, यहां पर R1 माइनस R2 है, तो 2R1 बन जाएगा, R2 हो जाएगा कैंसिल, 25 10 35 5 40 आ जाएगा, तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और अगर R1 की वैल्यू 20 आ गई तो आपने R2 पढ़ लिया होगा, टोटल 25 ही होना है, तो ये 5 आ जाएगा। ये फार्मूला कहां से आया तो आप अब तक पता लगा चुके होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा जाएगा। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आप इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, और ये देखो कैंसिल हो गए, माइनस 2ab है और वो हो जाएगा माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 4ab, जो कि ये फार्मूले में देखो लिखा हुआ है। तो बहुत इजी है, अगर आप यहां से R1 की वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, बहुत देर लगेगी, तो इसलिए ये आप फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे और यहां से आपको वैल्यू मिल जाया करेगी। ठीक है, आगे आओ बात करते हैं। आगे कह रहे हैं हाउ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 6 12 एंड 24 ओम शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट। देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, I मैक्सिमम है, I मैक्सिमम का जाहिर सी बात है R मिनिमम होगा, और R मिनिमम कहां आता है, तो आप कहेंगे पैरेलल जब कनेक्शन होता है तो R जो इक्विवेलेंट आता है मिनिमम आता है। फिर उन्होंने कहा है मिनिमम करंट I मिनिमम,
तो आई मिनिमम का मतलब हो गया, जाहिर सी बात है आर मैक्सिमम होगा, और आर मैक्सिमम कहां होता है, तो वो पैरेलल में होता है। चलो लिख दो। तो सबसे पहले हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में करेंगे तो कहेंगे आप 1/4 हो जाएगा, 1/6, 1/12, 6 है यहां, 1/24 होगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आई। तो यहां पर ये 6 था, 6। चलिए 24 ही एलसीएम ले लेते हैं, 4 6, 6 4, 12 2 और 24 1, कितना बना, 6 4 10 2 12, क्या 6 4 10 2 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13/24। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे आप, इंप्लाइज दैट लगाएंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 24/13 ओम। सही कर लेना आप इसे, जो भी करना होगा। 4 6 12 24, 6 4 6 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24, 6 4 10 2 12 1 13। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर मिनिमम आई। मिनिमम आई कब आएगा, जब इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 6 10, 12 10 22, 22 और 24, तो ये हो गया 10। 1 मिनट ऐसे लिख दो ना, 6 4 10 10 20 2 22 हो गया, और ये हो गया 24, तो 20 20 हो गया 40, 40 और 46, इतना ओम हो गया। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत इजी है। सर्किट बना है, अब इसमें आओ कुछ अच्छी बातें करते हैं। कह रहे हैं फाइंड आउट द करंट थ्रू द सेल एंड वोल्टेज अक्रॉस इट फ्रॉम द गिवन सर्किट। यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो कितना होगा। तो देखो सेल ये है पूरा, आपकी बार ध्यान से देखना, सेल ये पूरा है, यहां पर हमें वोल्टेज चाहिए होगा। तो आप कहेंगे कि 12 वोल्ट दे रहा है और ये इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, अंदर ही खर्चा हो जाएगा, तो यहां पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज हमें निकालना है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। कहेंगे कि ये हमारे पास मान लीजिए E है, तो आप कहेंगे कि जो V बनेगा यहां पर E तो होगा, लेकिन इसमें कुछ खर्चा हो जाएगा, तो आप कहेंगे I × R, इसमें खर्चा हो जाएगा, तो वो लिखेंगे। लेकिन I आया ही नहीं अभी हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे, IR का खर्चा हुआ ना इंटरनल में। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनना चीज़ों को आसानी से। सर्किट को उल्टा सॉल्व करते हैं इधर से। यहाँ देखो 2 लगा है, यहाँ से जो करंट चलेगी वही करंट इसमें जाएगी, 3 में जाएगी, तो ये किस में हुए, सीरीज में, सीरीज में हो गए। तो बताइए 2 और 3 का सीरीज में कितना आया, तो बिल्कुल सही, आप ये बोलेंगे कि 2 और 3 का सीरीज में आएगा 5 ओम। ये 5 और ये 10 किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में 2 का कैसे निकाला जाता, तो आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई में 10 प्लस 5, तो ये ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 15, 5 10 50, 5 3 15, इतना ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक यहां से उधर का सर्किट हो गया सॉल्व। अब ये 10 है और वो 10/3 है, हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, दोनों पैरेलल में आएंगे, तो यहां पर लिख दीजिए 10/3 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई में 10/3 प्लस 10। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 100, देखो 10 10 100 और 3 हो जाएगा, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 10 + 30। ये देखिए 3 से 3 उड़ गया, यहां पर आ गया 100 और 30 10 40 आ गया, ये हो गया कैंसिल, तो यहां पर हो गया 5/2। इसका मतलब ये आ गया 2.5 ओम। चलो अच्छा है, 2.5 ओम भी आ गया। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ये 2.5 ओम आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब इस सर्किट को हम बनाने वाले हैं। तो 2.5 ओम इधर तक आया, तो अब सोचिए ऐसा कि उधर कुछ नहीं बचा, अभी इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि इधर कुछ नहीं बचा, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इसे फिल करते, बाद में डिलीट मार देंगे इसे। ये देखिए इधर कुछ भी नहीं बचा। अब कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर आ गया एक रेजिस्टेंस और ये इससे कनेक्टेड है, यहां पर आ गया 2.5 ओम। ये 2.5 ओम, ये 1 ओम लगा और इधर लगा आधा ओम। ये सब के सब कैसे आ गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आए। और जैसे सीरीज में आए तो कहेंगे 2.5 और आधा बनेगा 3 और 3 1 4 बन जाएगा। तो यहां पर R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो 4 ओम आएगा। R इक्विवेलेंट 4 ओम आएगा, तो करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बोलो। तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, कहेंगे वोल्टेज कितना 12 वोल्ट लगा है,
और रेजिस्टेंस टोटल कितना आया 4, तो इसमें करंट की वैल्यू आई 3 एम्पियर। बस करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आई तो उन्होंने कहा है करंट बताओ, वोल्टेज बताओ। तो चलो करंट तो निकल आई, वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज के लिए फार्मूला तो लिखा था 12 ये दे रहा है, लेकिन करंट बह रही कितनी 3 एम्पियर की, और उसमें आधे ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1.5, तो 12 माइनस 1.5 मतलब 10.5 वोल्ट। तो जो बाहर हमें वोल्टेज मिलेगा वो 10.5 वोल्ट का मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको अब हम कहो तो हटा देते हैं, चलो रहने देते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। इसको हम यहां से लेकिन हटा देंगे, लगा रहने दो, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आर निकालो। ये देखो आर दिया है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 1.5 एम्पियर की, तो कहेंगे यहां पर वोल्टेज पता है, तो कहेंगे V = IR ओम। चलो लगा दो, वोल्टेज हो गया 3 का, करंट कितनी आ रही है, तो ये आ रही 1.5 एम्पियर की, आर की वैल्यू पता नहीं, तो R = क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई में 1.5, तो पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 30 15, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 2 ओम, 15 दूना 30। फिर क्या पूछा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो बता दो क्या दिक्कत है। यहां बताओ पहले, तो कहोगे V1 = होगा 1.5 एम्पियर की करंट 3 में जा रही है, तो 15 3 45 से 4.5 वोल्ट यहां खर्चा हो गया, ठीक है। ये हो गया V2 जो कि 3 वोल्ट के बराबर, यहां पर हो गया V3 जिसमें करंट कितनी है 1.5 एम्पियर करंट, तो कहेंगे 1.5 15 चौको 60, तो 6 वोल्ट का खर्चा यहां आया। तो अगर कोई कहता है कि VAB बताओ ए और बी के बीच में, तो आप कहेंगे कि 4.5 वोल्ट का पहले में खर्चा, 3 का दूसरे में खर्चा हुआ, और फिर 6 का, 6 3 9 4 13, तो 13.5 वोल्ट का खर्चा हुआ टोटल, तो 13.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी। अब हमें बात करनी है अगले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है समझो ध्यान से इसे। मान लीजिए यहां से करंट चलती है I, तो आप जानते हैं इधर बटेगी इधर बटेगी, तो मान लेते इधर चली गई I1 और इधर चली गई I2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये वोल्ट है, हिंदी इंग्लिश से क्या मतलब, वोल्ट वोल्ट होता है, ठीक है। हमें बताना क्या है, कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहां पर और यहां के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट आई जा रही है इसकी वैल्यू बतानी है, और ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है इन दोनों के बीच में, और पोटेंशियल ड्रॉप बताना है 3 ओम के अक्रॉस। कहां है 3 ओम, ये देखो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इधर शायद जगह है इसमें, आओ समझते हैं। देखिए यहां से करंट चली I, इधर करंट चली गई I1, इधर करंट चली गई I2। अब सुनना ध्यान से, इधर पूरी करंट गई, इधर से इधर पूरी करंट गई। अभी हमें करना क्या है, करना यह है कि देखिए ये I1 करंट दोनों में जाएगी, ये I2 करंट दोनों में जाएगी, तो ये वाला और ये वाला कैसे हो गए सीरीज में, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये वाला और ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जाएगी दोनों में, तो यहां पर 2 और 1 क्या हो गए 3 हो गए। तो अब देखिए 3 यहां लगा 6 ऊपर लगा है, और दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं, तो यहां से निकाल दो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कहोगे 6 और यहां पर 3 और 6 + 3, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो कहेंगे 6 3 18 और 6 3 9, 9 2 18 होता है, इसका मतलब 2 ओम आ गया। बहुत अच्छा, तो उन्होंने पहला पूछा था ए पॉइंट, R ए और बी के बीच में कितना होगा, तो आप बताएंगे 2 ओम आएगा। बी पॉइंट उन्होंने क्या पूछा था, बी पॉइंट पूछा था करंट इन द सर्किट I बताओ, तो कहोगे कि यहां से यहां तो सिर्फ 2 लगा है, और 2 और 3 5, तो यहां पर R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 5 ओम आएगा, क्योंकि सीरीज में चला गया। तो यहां से करंट जो निकल के आएगी कहोगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय में 5, यहां से 2 एम्पियर की करंट आ गई। सी पॉइंट क्या पूछा है, सी पॉइंट पूछा ए और बी के बीच में ड्रॉप कितना आएगा, तो VAB लिखना चाहो लिखो, तो कहोगे करंट चलेगी इधर से इधर, दोनों में ड्रॉप होगा, दोनों में ड्रॉप होगा वही होगा, और इधर का ड्रॉप भी सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। बात आती है करंट नहीं पता, तो कहोगे करंट को बांटनी तो है, 2 एम्पियर की करंट जा रही है यहां से, इस वाले में करंट जो जाएगी I1 वो कहेंगे सामने वाला रेजिस्टेंस, तो वो है 3, और दोनों का रेजिस्टेंस तो 6 और 3 हो जाएगा 9, आने वाली करंट 2 एम्पियर की, तो कहेंगे ये बन जाएगा 2/3 एम्पियर। तो चलो लिखो, कहेंगे कि 4 ओम लगा है, 4 ओम में करंट कितनी, तो कहेंगे 2/3, और प्लस उधर वाले में 2 ओम है उसमें भी करंट 2/3 है, ठीक है। तो यहां से हो गया 8/3 प्लस 4/3, ये हो गया 12/3, और यहां से अगर आप निकालेंगे तो 4 वोल्ट निकल के आएगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया है, कह रहे हैं कि रजिस्टर 3 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है,
तो बता दो, कहोगे करंट जो इधर से गई वापस लौटी होगी 2 एम्पियर की करंट, तो यहां पर 2 एम्पियर की करंट है, वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो यहां से V लिखा जाएगा 3 ओम में, तो वो लिखा जाएगा 2 एम्पियर करंट इनटू में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में 6 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। और वैसे भी देखो 4 वोल्ट यहां गया, 6 यहां जाएगा, तभी तो टोटल 10 का खर्चा होगा, तो खर्चा 10 का हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB एंड AC। पहले एक एक करना, तो हम लिख देते हैं A एंड C के बीच में। तो आपको करना क्या है, यहां पर एक वायर ले लो, यहां पर एक वायर ले लो, यहां पर मान लीजिए आपने एक बैटरी जोड़ रखी है ऐसे, अब कनेक्ट करना है। तो यहां से करंट चलेगी तो देखो बटेगी, इसमें अलग जाएगी, लेकिन जो करंट इसमें जाएगी वही करंट तो इसमें भी जाएगी। इसका मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में आ गए, तो 3 और 6 हो गए 9, तो 9 ओम तो ऐसे आ गया। उसके सामने 6 लगा है पैरेलल में, क्योंकि इसमें करंट अलग होगी, तो आप कहेंगे यहां पर हो जाएगा 9 ओम तो सीधे सीधे आ गया, और 6 उसके साथ पैरेलल में, तो 9 और 6 9 + 6 ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक, सुनो ये बन जाएगा 54 और 9 4 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 कट जाएगा क्या, 5 4 9 हाँ कटेगा, 3 1 3 3 8 24, 3 से ही कटेगा, तो 3 1 कम 3 तीनों 8 24 और 3 5 15। यहां से वैल्यू निकल के आएगी रेजिस्टेंस की 5 3 15 5 6 30, इतनी आ गई। दूसरा इन्होंने कहा है, अब कनेक्शन ऐसा नहीं है, इसको हटा दो, तो हमने हटा दिया कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा A और C को कनेक्ट कर दो, तो ये A और C को कनेक्ट किया ना, अब हम कनेक्ट करते हैं A और B को। तो यहां पर A है, यहां पर B है, एक बैटरी ले जाओ जोड़ दो यहां पर, तो यहां से जो करंट चलेगी वो इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग, लेकिन इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। तो 6 और 6 तो 12 हो गए, यहां पर लिखो R इक्विवेलेंट, तो कहोगे इधर आ गया 12 तो 12 हो गया, और उसके पैरेलल में आएगा 3 तो 3 यहां लिख दो, और यहां पर 12 + 3 आ गया, ये आ गया 36, 12 3 15 आ गया, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 5 15 5 दूनी 10 5 चौक 20, ये ऐसा आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन हिंदी में बहुत स्पीड में होती है। आगे आओ बात करते फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर इन द गिवन सर्किट। याद होगा हमने आपको पढ़ाया था करंट डिवीजन रूल कि पैरेलल में करंट को कैसे डिवाइड करते हैं। अभी एक क्वेश्चन तो किया ऐसा, ये देखो क्वेश्चन किया, करंट को डिवाइड किया कि इधर करंट लिखनी तो सामने वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे 3 ओम लिख दिया, और टोटल सम लिख दिया तो 6 3 9 लिख दिया, आने वाली करंट लिख दिया। यहां पर भी सेम यही है, ये अमीटर लगा है, ये अमीटर है और इसकी रीडिंग पूछी गई है, 2012 का क्वेश्चन भी है। ठीक, आओ देखो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, देखो यहां पर करंट अगर चलेगी कुछ इस तरह से, तो यहां करंट अलग और यहां करंट अलग जाएगी, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस अलग तो करंट अलग अलग जाएगी, पैरेलल में है, तो इसमें जो करंट जाएगी वो सेम, इसमें जो करंट जाएगी वो सेम। तो अगर इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, I सेम है दोनों का, I सेम है दोनों का, इसका मतलब दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज कनेक्टेड होंगे। तो 3 और 3 हो गए 6, तो अब यहां से देखिए इन दोनों का आ जाएगा 6 ओम, सुनते जाना, और यहां पर लगा है 4, तो बताइए कि ये 6 और ये 4 मिलकर के कितना होंगे, तो कहेंगे 6 और ये 4 डिवाइडेड बाय में 6 + 4 इज इक्वल टू में 24 और डिवाइडेड बाय में 10, तो ये आ जाएगा 2.4 ओम। बढ़िया, 2.4 ओम हो गया। अब उसके बाद में ध्यान से सुनना, ये 2.4 ओम हो गया, उसके बाद में यहां का देखिए ये 3 ओम लिखा है, तो ये और ये तो सीरीज कनेक्टेड होंगे, तो इनका क्या निकल के आएगा, तो इनका आ जाएगा 3 + 2.4 इज इक्वल टू में 5.4 ओम आ जाएगा। ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। अब हमें करना क्या है, हमें करंट निकालनी है, तो करंट तो निकल आएगी। अब तो वोल्टेज दिया गया कितना, 5 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना है 5.4 का, तो इतने एम्पियर करंट हो गई। अब हमें करंट को देखना है कि इसमें करंट कितनी जाएगी, ये करंट हमें पढ़नी है, तो इस करंट को पढ़ना होगा तभी वही एमीटर पढ़ेगा। तो करंट कैसे पढ़ेंगे, तो कहेंगे हमें करंट निकालनी इसमें, तो सामने वाला रेजिस्टेंस लिखो, तो कहोगे 4 डिवाइडेड बाय में दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो कहोगे 6 और यहां पर होगा 4, तो 6 4 हो जाएगा 10, इनटू में आने वाली करंट, तो आप बोलेंगे 5 डिवाइडेड बाय में 5.4 होगी। तो ये टोटल करंट हो जाएगी जो अमीटर पढ़ने वाला है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 5 का 10 2 हो गया, 2 2 4 हो गया,
तो 2 डिवाइडेड बाय में 5.4 हो गया, ये हो जाएगी एम्पियर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय में 5.4, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.37 एम्पियर। इतनी करंट होगी जो इस अमीटर वाले सर्किट में फ्लो कर रही होगी। तो करंट डिवीजन रूल आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, CDR इसीलिए पढ़ाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि आपको CDR ना आता हो तो नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत देर तक कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। CDR आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सर्किट के अंदर ही सारी कैलकुलेशन करके अगर सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब सर्किट बहुत अच्छा है। ठीक है, और पेपर में पूछे भी जाते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या है बताओ। तो आओ बताओ, यहां से करंट चलेगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तो मान लेते इधर चली गई I1, इधर चली गई I2। हमें बताना है कि I कितना होगा। तो देखो इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, इसका मतलब ये दोनों कैसे सीरीज में, दोनों सीरीज में, इसका मतलब 3 2 हो गया 5 ओम। इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, 1 मिनट, वही करंट इसमें जाएगी, तो देखो 4 2 हो जाएगा 6 ओम। ये 6 ओम और ये 5 ओम कैसे कनेक्टेड है, बिल्कुल सही, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो आप कहेंगे 6 × 5 डिवाइडेड बाय में 6 + 5, तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 11। ये हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। करंट चाहिए तो आप कहेंगे करंट का फार्मूला हमारे पास होता है वोल्टेज, जो कि है 6 डिवाइडेड बाय में 30 और डिवाइडेड बाय में 11, तो चला जाएगा ऊपर 6 × में 11 डिवाइडेड बाय में 30। तो 6 5 30, 5 2 10, 5 2 10, इतने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इसके अंदर। आसान है, बहुत आसान। तो इस तरह से हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और यहां पर जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन बेहतरीन करें, अच्छी से अच्छी कैलकुलेशन करें, हर एक स्टेप को इंडिविजुअली जाकर के सॉल्व करें, अलग अलग हर एक स्टेप को सॉल्व करें। जैसे रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर ही निकाल लेते तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप प्रॉपर लिखेंगे कि 1 ओम और 2 ओम का जो सीरीज में इक्विवेलेंट आएगा वो 5 आएगा, 4 ओम का और 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में 6 ओम, और 6 ओम और 5 ओम जो है वो कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6 + 5 इज इक्वल टू 30/11, और वहां से आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये प्रॉपर तरीके होते हैं जिनसे आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा सारी चीजों को। हर एक चीज को हम लोगों ने यहां पर इन डेप्थ जाकर के सॉल्व किया, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया है। ये याद रखना है आपको कि आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप वैल्यू निकाल पाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीजों को देख लिया, कुछ इस तरह से चीजों को देख लिया। एक क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेना। वो ऐसा पूछा गया है एक क्वेश्चन कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, इसको खींच दिया गया और उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया X% इंक्रीज इन लेंथ। तो आपसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आप बता देंगे कि तो फार्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट को बता देते हैं। तो आप बता देंगे, कहेंगे कि यहां से जो R1/R2 निकल के आता है वो आता है 100 डिवाइडेड बाय में 100 + x, और इसका बन जाता है होल ऑफ स्क्वायर। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फार्मूला याद है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 10% अगर लेंथ में बढ़ाई जाए, लेंथ अगर इंक्रीज की जाए 10%, तो बताओ कितना चेंज आएगा। तो कहोगे R1/R2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में 100 + 10, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में 110, इसका बन जाएगा स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां पर 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर आई थिंक 121 होता है। और परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या लिखा गया था, R%, तो याद होगा R2 - R1 डिवाइडेड बाय में R1 × में 100। तो बता दो यहां से R% चेंज कितना आएगा, तो कहोगे R2 जो कि है 121 - 100 डिवाइडेड बाय में यहां आ जाएगा 100, और इनटू में क्या होता है 100। देखो 100 कैंसिल, 121 - 100 इज इक्वल टू में क्या होता है 21%। होमवर्क के लिए आप लिखिए, इधर होमवर्क के लिए लिखना है HW, होमवर्क में लिखो आप कि अगर लेंथ को 20% इंक्रीज किया जाए,
20% बढ़ा दिया जाए तो आर में परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, तो आर में परसेंटेज चेंज की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बस फार्मूला ही लगा देना, यहां पर रख देना 20 और जो भी रिजल्ट आएगा रेशियो निकाल लेना, उसके बाद आर परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आप अपने टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर लिया है। इससे पहले 2 क्लास हुई हैं थियरी के पोर्शन की, उनको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि उसका ज्यादा पोर्शन इस बार है भी नहीं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, साथ में उसके न्यूमेरिकल भी उसी में हम सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो क्लास हुई है अब तक उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।